पोइम्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपने तैयारी कर ली है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं की है तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो हर पोइम से एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं या आपको लिख के ही आने हैं अगर पोइम्स में से कुछ भी आ जाए। तो पहली पोइम हमारे पास है द लोटस ईटर्स। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पोइम लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आपको हर पोइम का राइटर ज़रूर याद होना चाहिए और राइटर का फुल नेम भी याद होना चाहिए। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है हमारा पहला पॉइंट, जिसकी पोइम है द लोटस ईटर्स। ये लाइन आप हर एक पोइट के लिए लिख सकते हो। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर और कुछ नहीं आ रहा है तो पेज भरने के लिए लाइन बहुत अच्छी है ये। कोई भी पोइम हो, वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स, कोई भी राइटर हो, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। ओके, ही वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। अल्फ्रेड टेनिसन की खास बात यह है कि वो विक्टोरियन पोइट था। विक्टोरियन एज में उसने लिखा था और विक्टोरियन एज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जितनी भी खासियत थी, वो सारी की सारी इस पोइट में हमें मिलती है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के अंदर। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है ये कि ही वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, यानी उस एज की सारी खासियत अल्फ्रेड टेनिसन की पोइम्स में हमें मिल जाती हैं। अब आते हैं पोइम पे। द पोइम लोटस ईटर्स बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी। एच बड़ा कर लेना इसमें। होमर की एक बुक है ओडिसी, उस बुक के ऊपर ये लोटस ईटर्स जो पोइम है ये बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोइम से रिलेटेड। होमर एक बहुत ही बड़ा यूनान का, ग्रीस का राइटर था। उसने ओडिसी लिखी थी। ओडिसी के अंदर एक नायक था जिसका नाम है यूलिसिस, और उस नायक का एक दूसरा नाम है ओडेसियस। दोनों का एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। तो जब भी मैं यूलिसिस कहूँ या ओडिसियस कहूँ तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो ओडिसी जब युद्ध करके वापस लौट रहा था, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वो उस युद्ध का नाम था ट्रोजन वॉर। ट्रॉय के खिलाफ लड़ा गया था। वो युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था। उसके बाद उसमें लगभग सभी योद्धा मारे जाते हैं, एक ये यूलिसिस बच जाता है। और जब ये यूलिसिस उस युद्ध को जीत करके वापस आ रहा होता है तो उस वापस आते वक्त उसको बहुत सारे एडवेंचर देखने को मिलते हैं। तरह तरह के देशों में, तरह तरह के आइलैंड्स पे जाता है वो। उन सारी यात्राओं का वर्णन इस बुक में है, ओडिसी में। तो वापस जब वो आ रहा होता है ओडिसी युद्ध करके, तो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचता है जहाँ के निवासी जो हैं एक लोटस फ्रूट खाते हैं। लोटस फ्रूट और उसकी ब्रांचेस को खाते हैं, और वो जो ब्रांचेस हैं, वो जो फूल हैं, उनका ऐसा प्रभाव पड़ता है शरीर पे कि आदमी को नशा हो जाता है, कुछ करने का दिल नहीं करता उसका। तो बस ये पोइम इसी पर ही बेस्ड है कि किस तरह से यूलिसिस और उसके साथी एक ऐसे टापू पर आ जाते हैं जहाँ के निवासी उनको लोटस फ्रूट खाने को देते हैं। फ्रूट खाने के बाद उनको नशा हो जाता है यूलिसिस के जो सैनिक होते हैं उनको, और वो कहते हैं कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, हमारा तो यहाँ मन लग गया है और हम कुछ करेंगे भी नहीं, हम अब रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बेचारे इतने सालों से युद्ध लड़ लड़ के परेशान हो गए थे। तो ये सारी पोइम का क्रक्स है, सारा है। ओके, तो ये जो पोइम है लोटस ईटर्स, होमर की ओडिसी में जो वो एक पड़ाव आता है, एक छोटा सा इंसिडेंट आता है जिस आइलैंड पे वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको नशा हो जाता है, जहाँ पे वो लोटस खा के एकदम निठल्ले हो जाते हैं, उस थीम के ऊपर ये लोटस ईटर्स लिखी हुई है। उसके सैनिकों का वो मनस्थिति का वर्णन किया गया कि उसके सैनिक अब क्या चाहते हैं। ओडिसीज मैन केम टू एन आइलैंड वेयर दे एट लोटस प्लांट्स। में काफ़ी मिस्टेक्स हैं इस लाइन में, करेक्ट कर लेना आप। ओडिसीज आएगा इसमें, ओडिसी के इज़ नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसा आएगा। ओडिसीज मैन केम टू एन आइलैंड, वो एक ऐसे आइलैंड पे आते हैं, वेयर दे आएगा, दी नहीं है, वेयर दे एट, जहाँ उन्होंने खाए लोटस प्लांट। तो ओडिसी के आदमी एक ऐसे आइलैंड पर आ जाते हैं जहाँ पे वो लोटस खाते हैं। लोटस इसमें भी LOTOS है, ये लोटस वो कमल वाला नहीं है, अलग ही पौधा है कोई। आफ्टर ईटिंग द लोटस दे बिकम मेस्मराइज्ड। तो लोटस को खाने के बाद वो मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। दे फॉल अंडर द एम्प्टी स्पेल ऑफ द लैंड, और वो उस जगह के स्पेल में फॉल हो जाते हैं, यानी उस जगह के जादू के अंदर अपने आप को कैद पाते हैं। उस जगह का जादू ऐसा होता है, वो जगह ही पूरी एक नशीली सी होती है। वो जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमेशा आफ्टरनून रहती है। इस पोइम में एक लाइन है, इसमें लगता है कि ऐसा लगता है कि हमेशा आफ्टरनून रहती है। आफ्टरनून का मौसम आपको पता ही है, नींद वाला होता है, आदमी को नींद आती है। दे बिकम वेरी लिथार्जिक एंड वियरी। तो वहाँ पहुँच के वो कैसे हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं और वियरी हो जाते हैं। लिथार्जिक का मतलब आलसी हो जाते हैं, वियरी का मतलब थके हुए फील करते हैं।
आफ्टर ईटिंग द लोटस प्लांट, जहाँ जहाँ भी लोटस है ना, LOTOS कर लेना। आफ्टर ईटिंग द लोटस प्लांट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो लोटस प्लांट को खाने के बाद वो कुछ भी नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट टू डू रेस्ट, वो सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ द पोएम यूलिसिस कमांड्स देम टू हैव करेज, तो जो पोएम की ओपनिंग है वो करेज वर्ड से शुरू होती है। यूलिसिस उनका हौसला बढ़ाता है कि चलो आगे बढ़ो, हमें यहाँ नहीं रुकना है, करेज दिखाओ, साहस दिखाओ, हमें जो ये समुद्र है इसको पार करना है, इसकी लहरों को पार करना है, इस तरह की वो बात करता है पोएम के शुरू में। लेकिन उसके सैनिक मना कर देते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। बट हिज मैन डू नॉट वांट टू गो टू देयर होम नाउ, तो उसके जो आदमी हैं, उसके जो सैनिक हैं, वो अब घर ही नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो घर की वापसी की यात्रा कर रहे होते हैं ट्रोजन वार जीत करके, लेकिन अब रास्ते में इतना थक जाते हैं कि कहते हैं हम नहीं घर जाएंगे अब। दे स्टार्ट लविंग दिस आइलैंड एंड दे वॉन्ट टू स्पेंड हेयर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, तो वो उसी आइलैंड पे रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सारी ज़िंदगी यहीं बिताएंगे, जितनी भी ज़िंदगी हमारी बच गई है। द सेकेंड ऑफ द पोइम इज़ द कोरिक सॉन्ग, तो ये पोइम जो है 2 भागों में बटी हुई है। पहले पार्ट में तो उस जगह का वर्णन है जिस जगह पर ये पहुँच जाते हैं, उस जगह के बारे में बताया गया कि किस तरह से वहाँ का वातावरण है, लिथार्जिक वातावरण है, ऐसा लगता है कि हमेशा आफ्टरनून रहती है और हर चीज़ वहाँ स्लो है, हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे हो रही है, किसी चीज़ में कोई फुर्ती नहीं है। उसी तरह के वहाँ के लोग हैं वो भी आलस से भरे हुए हैं, और लोटस खा के उसके सैनिक भी आलस से भर जाते हैं। तो दूसरा पार्ट आता है इस पोएम का, उसको कोरिक सॉन्ग बोलते हैं। कोरिक सॉन्ग का मतलब है समूह गान, जो व्यक्ति समूह में गाते हैं। तो समूह गान यहाँ यूलिसिस के आदमियों का है कि वो किस तरह से अपनी बात एक साथ कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। इन दिस पार्ट व्हाट डिड शी इज मैन डिस्क्राइब्स द रीज़न वाई दे डोंट वांट टू रिटर्न टू देयर फादरलैंड। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इस लाइन में, सही करना है आपको कि इस पार्ट के अंदर जो मैन है यूलिसिस मैन आएगा, व्हाट डिड सी नहीं आएगा। ये मैंने टेक्स्ट टू स्पीच मोड में लिखा है, जब मैं बोलता हूँ तो टाइप हो जाता है, तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आप लिख लेना यूलिसिस मैन या ओडिसियस मैन डिस्क्राइब द रीजन्स, कि वो रीज़न बताते हैं वाई दे डोंट वांट टू रिटर्न टू देयर फादरलैंड, कि क्यों वे अपने फादरलैंड लौटना नहीं चाहते हैं। मदरलैंड या फादरलैंड वो होती है जो आपकी मूल जगह होती है। तो गा करके वो ये बताते हैं पोइम में कि क्यों हम इसी आइलैंड पे रहना चाहते हैं, आगे नहीं जाना चाहते। दे आर टायर्ड ऑफ वॉर्स नाउ, वो लड़ के थक गए हैं। एंड दे वॉन्ट टू रेस्ट लाइक अदर बींग्स ऑन अर्थ, और वो बाकी प्राणियों की तरह धरती पर अब रेस्ट करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि धरती के हर प्राणी को रेस्ट मिलता है, धरती का हर प्राणी अपनी मर्जी से सोता है, जागता है, काम करता है, लेकिन हम कितने सालों से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, हमें आराम ही नहीं मिला। दे डू नॉट वांट टू रिटर्न टू देयर होम बिकॉज दे नो एट द वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव बिकम हैबिचुअल टू लिव विदाउट देम। एट नहीं आएगा, दैट आएगा। नो दैट देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब उनको पता है वो घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके जो पत्नी और उनके जो बच्चे हैं ना, वो हैबिचुअल हो गए हैं उनके बिना रहने के, क्योंकि 20 सालों से लगभग वो बाहर हैं। अब 20 साल तक अगर कोई आदमी बाहर रहता है तो घर वाले जो है वैसे ही उनको आदत पड़ जाती है उनके बिना रहने की। तो वो यही कह रहे हैं कि हम घर जाके अब क्या करेंगे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे तो हमें भूल ही गए होंगे, उनको आदत होगी हमारे बिना रहने की। नाउ दे विल ओनली डिस्टर्ब दम बाई रिटर्निंग, और अब वो अगर घर पहुंच भी गए तो वो क्या हासिल कर लेंगे, उनको डिस्टर्ब ही करेंगे। हो सकता है उनकी पत्नी ने क्या पता दूसरी शादी कर ली हो, या कुछ और सेटल हो गया, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, हम जाके उनको परेशानी तो करने वाले हम। नाउ दे हैव बिकम ओल्ड, और वो खुद भी अब बूढ़े हो गए हैं। ये दे हैव का मतलब वो खुद यहाँ बूढ़े हो गए हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोइम इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजा, ईच स्टैंजा हैज़ 9 लाइन्स। ये थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर है पोइम के, कि जो पोइम का जो फर्स्ट हाफ है, पहला पार्ट जो है वो 5 स्टैंजा में डिवाइडेड है, और हर स्टैंजा के अंदर 9 लाइन्स हैं, टोटल 45 लाइन्स होगी। दीज स्टैंजाज आर स्पेंसेरियन स्टैंजा, ये आपको याद रखना है कि जो पहला पार्ट है ना पोइम का, उसमें 5 स्टैंजा, और 5 स्टैंजा स्पेंसेरियन स्टैंजा है। स्पेंसेरियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर ने अपने स्टाइल से एक नया स्टैंजा विकसित किया था जिसमें 9 लाइनें होती थी। तो उसकी राइम स्कीम ये है, ए बी बी सी बी सी सी। तो जैसे लास्ट वाली जो लाइन ना सी, इसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। ये भी आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा, कि जो 8 लाइनें हैं वो तो पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में, जो लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है उसको अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द पोइम इज स्ट्रक्चर्ड लूजली, जो दूसरा पार्ट है पोइम का उसका स्ट्रक्चर लूज है, यानी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ईच सेक्शन हैज इट्स ओन राइम स्कीम, हर सेक्शन की अपनी अलग राइम स्कीम है। तो ये पोइम बहुत ही बड़ी है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अगर इस पोइम से कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए, इसका कोई क्रिटिकल एप्रिशिएशन आ जाए, या छोटा क्वेश्चन भी आ जाए, तो इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप इसमें से इन 22 पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट्स आपको याद हो आप लिख जरूर आइएगा, छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट पोइम आ जाती है टीयर्स, पोइम आ जाती है टीयर्स आइडल टीयर्स। ये भी उसी पोइट की है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, और इसकी खास बात यह कि एक बुक में से ली गई है। एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी टेनिसन ने जिसका नाम था द प्रिंसेस, उसमें से एक सॉन्ग है ये गाना, टीयर आइडल टीयर्स। प्रिंसेस एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जैसे फिल्म होती है, फिल्मों में गाने होते हैं, वैसे ही उस स्टोरी में भी गाने हैं। उस स्टोरी का एक गाना लिया गया है। इन दिस बुक द पॉइंट इज स्पोकन बाय, पॉइंट नहीं आएगा पोइम आएगा। दिस पोइम इज स्पोकन बाय ए मेडन ऑफ प्रिंसेस आइडा। तो एक मेडन है, मेडन का मतलब एक राजकुमारी है, एक अटेंडेंट है, नौकरानी है यहाँ का मतलब, मेडन का मतलब। प्रिंसेस है एक आइडा, इसकी हीरोइन है इस बुक की, उसकी एक कोई नौकरानी है, वो बोलती है गाना उसका मनोरंजन करने के लिए। इन दिस पोइम द पोइट रिकलेक्ट्स द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड। तो
एल्फ्रेड टेनिसन ने ये पोइम उसके थ्रू बुलवाई है, लेकिन खुद के विचार भी उसने इस पोइम के थ्रू रखे हैं और वो अपनी प्रेमिका की याद कर रहा है, इससे इस पोइम के थ्रू याद कर रहा है। तो इस पोइम को जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कितने मार्मिक तरीके से, कितने ही म्यूजिकल तरीके से उसने उन दिनों को याद किया जो बीत गए हैं, बीते हुए दिन जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, जो अपने बिलवड के साथ बिताए थे। हैप्पी ऑटम फील्ड्स मेक्स द पोएट टू थिंक अबाउट द डेज दैट आर नो मोर। तो इस पोइम में एक लाइन आती है हैप्पी ऑटम फील्ड्स, इंपॉर्टेंट है ये। हैप्पी ऑटम फील्ड्स का जिक्र होता है टीयर्स, आइडल टीयर्स में, याद रखना आपको ये। और वो जो हैप्पी ऑटम फील्ड्स हैं, हैप्पी ऑटम फील्ड का मतलब पतझड़ के खेत, जब सारी फसलें काटी जाती हैं तो बड़ा ही दृश्य बड़ा ही सुहावना या बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगता है, उसको हैप्पी ऑटम फील्ड बोला है। तो वो क्या याद दिलाते हैं पोइट को? उन दिनों की जो अब दिन बीत गए हैं, जो नहीं रहे, द डेज दैट आर नो मोर। द पोइट इमेजिन्स दैट द सेल कुड ब्रिंग द पर्सन बैक फ्रॉम द ओब्लिवियंस कर्स। एक और इसमें लाइन आती है, पोइट जो है एक जहाज़ को देखता है, वो पानी के जहाज़ को, किस तरह से वो समुद्र के नीचे से निकल करके आ रहा है, क्योंकि दूर से जब हम जहाज़ को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र के नीचे से आ रहा है। तो उसको ये लगता है कि काश ऐसा कोई जहाज़ होता जो उसकी प्रेमिका को या उसकी प्रेमी को मृत्यु के संसार से यहाँ ले आता, उसको ओब्लिवियन के कर्स से बचा सकता। ओब्लिवियन होता है भूल जाना, विस्मृति। तो हम जैसे भूल जाते हैं ना, मरे हुए व्यक्ति को बहुत जल्दी याद नहीं करते हैं, तो वो अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को बचाना चाहता है कि लोग उसे भूल ना जाए। तो एक जहाज़ की कल्पना करता है कि कोई जहाज़ हो ऐसा जो उसको वापस ले आए स्मृति के अंदर। ठीक है, एक लाइन आती है सेल वाली, उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड हैज चेंज्ड एवरीथिंग। उसकी जो डेथ है उसके फ्रेंड की, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। द पोइट इज़ लेफ्ट अलोन विद हिज मेमोरीज इन हिज सैड हार्ट। पोइट अकेला रह गया है उसकी मेमोरीज के साथ, उसकी यादों के साथ, उसके दुखी हृदय के अंदर। इन द पोइम हैज़ 4 स्टेंजास। तो पोइम छोटी सी है, 4 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा इज 5 लाइन्स, 5 लाइनें हैं। और फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, लाइनों की लंबाई कोई निश्चित नहीं है, कोई लंबी है कोई छोटी है। द थीम ऑफ द पोइम इज़ लव, डेथ एंड सैडनेस। तो 3 पॉइंट है थीम के, लव, डेथ एंड सैडनेस। बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप लव, डेथ और सैडनेस को एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। डेथ चेंजेस एवरीथिंग। खास बात यह कि डेथ हर चीज़ को चेंज कर देती है, हर चीज़ बदल देती है। इट इज़ फॉर द फ्रेंड हुज प्रेजेंस चेंजेस एवरीथिंग। और ये जो कविता है, ये कविता उस फ्रेंड के लिए है जिसकी प्रेजेंस सब कुछ चेंज कर देती थी, जिसकी जो उपस्थिति मात्र से ही वो जो कवि है वो खुश हो जाता था या उसका मूड चेंज हो जाता था। एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर विच गैव द पोइट प्लेजर आर नाउ यूजलेस विदाउट हिज फ्रेंड। तो इस पोइम के अंदर बहुत सारे ऐसे दृश्यों का वर्णन है, नेचुरल सीन्स हैं जो बहुत ही सुहावने हैं, जो आनंद देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि उसका फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, उसका बिलवड नहीं है, तो उसके बिना सारी चीज़ें ये बेकार हैं, पोइट को बेकार लगती है। द पोइट हैज़ यूज सिम्बल्स एंड इमेजरी वेरी स्किलफुली। ये लाइन आप हर पोइम में लिख सकते हो, क्योंकि हर पोइम में पोइट जो है ये काम करते हैं, इमेजरी और सिंबल का यूज़ करते हैं। इस पोइम में कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं? हैप्पी ऑटम फील्ड्स, सेल, सेल का मतलब वो जहाज़, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, इस पोइम में एक जिक्र आया है बर्ड्स की ट्विटरिंग का, कि बर्ड्स किस तरह से चहचहाते हैं। केसमेंट, केसमेंट होता है विंडो का फ्रेम, उसका जिक्र आया है। अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड है मृत्यु का संसार। सिंकिंग सन, डूबता हुआ सूरज। तो ये सारे सिंबल हैं जो इस पोइम में यूज़ किए गए हैं। इमेजरी यूज़ की गई है। इमेजरी का मतलब ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया है जिससे चित्र हमारे सामने उभर के सामने आ जाता है। तो टीयर्स गैदरिंग इन द आई एक अच्छी इमेज है, हमारे सामने चित्र आ जाता है उन आँखों का जो भरी हुई हैं। हैप्पी ऑटम फील्ड्स, इससे खेतों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ग्लिमरिंग स्क्वायर, एक स्क्वायर है जो चमक रहा है, जब सूरज उगता है खिड़की के पास से दिखाई देता है तो वो जो पूरी खिड़की है वो चमक जाती है, तो वो ग्लिमरिंग स्क्वायर माना है उसको। ओके, द पोइट हैज़ यूज द फॉलोइंग लाइन्स एज रिफ्रेन। तो पोइट ने इस पोइम की खास बात यह है कि ये लाइन हर स्टेंजा में यूज़ की है। द डेज दैट आर नो मोर, इज नहीं आएगा, द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जो अब और नहीं रहे। तो ये रिफ्रेन बोलते हैं इसको, जब कोई लाइन बार बार रिपीट होती है ना, तो यहाँ पे इस लाइन को बोला गया है, द डेज दैट आर नो मोर। तो एक्सप्लेनेशन अगर आएगी तो ये लाइन जरूर मिल जाएगी आपको, इससे आपको पता लग जाएगा कि टीयर्स आइडल टीयर्स में से है, फिर आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। ओके, अगली पोइम आती है हमारे सामने, सोहराब एंड रुस्तम, मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी हुई, राइटर याद रखना है मैथ्यू आर्नल्ड। इट इज़ एन एपिक पोइम रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये बहुत ही बड़ी पोइम है, एक एपिक पोइम है। एपिक पोइम होती है महाकाव्य, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि राइम नहीं करती हैं लाइन्स आपस में, लेकिन लाइनों की लंबाई फिक्स होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। द सोर्स ऑफ पोइम इज ट्रांसलेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पर्शिया बाय फिरदौसी एंड सर जॉन मैल्कम मार्शल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो पोइम है इसका सोर्स कहाँ से मिला मैथ्यू आर्नल्ड को? फिरदौसी एक राइटर है, पर्शियन राइटर है, और सर जॉन मैल्कम मार्शल है, उन्होंने एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, उसको ट्रांसलेट किया था, तो उसमें एक स्टोरी थी, उस स्टोरी को बेस बना करके ये पोइम लिखी गई है। द पोइम इज एन अकाउंट ऑफ सोहराब सर्च ऑफ हिज फादर। तो इस पोइम में 2 ही मेन कैरेक्टर हैं, सोहराब और रुस्तम। सोहराब बेटा होता है, रुस्तम उसका बाप होता है। दोनों अपोजिट आर्मी में होते हैं। सोहराब
अलग आर्मी में है और उसका बाप उसके विरोधी आर्मी में है, दोनों का युद्ध होता है, अनजाने में बाप और बेटे दोनों लड़ते हैं और बेटा जो है वो बाप क्या तो मारा जाता है, सोहराब रुस्तम क्या तो मारा जाता है। और जैसे ही मारा जाता है उसी वक्त उनको पता लगता है कि ये मेरा बेटा है, उसको पता लगता है मेरा बाप है। तो सोहराब जो बेचारा अपने बाप को ढूंढ रहा होता है, बाप उसको उस समय मिलता है जब वो अपने बाप क्या तो मारा जा चुका होता है। कितना मार्मिक दृश्य होता है, पॉइगनेंट सीन हमें देखने को मिलता है। और ये जो पोइम है, इस पोइम, ये पूरी पोइम तो है नहीं सिलेबस में, अंतिम लाइनें हैं, अंतिम दृश्य जब सोहराब मारा जाता है उसके बाद क्या होता है, वहाँ से ये पोइम हमारी शुरू होती है सिलेबस वाली। अब सोहराब जो है वो टार्टर्स की आर्मी में एक वॉरियर है, टार्टर की आर्मी है उसमें वो वॉरियर है, और वो उसका युद्ध चल रहा है पर्शियन की आर्मी के साथ। टार्टर और पर्शियन दो आर्मीज़ हैं, टार्टर्स में सोहराब है, पर्शियन की आर्मी में उसका बाप रुस्तम है। तो उन दोनों का लड़ाई हो रही है। ही डजेंट नो दैट चीफ ऑफ पर्शियन आर्मी इज हिज फादर। तो उसका बाप रुस्तम जो है सामने वाली आर्मी यानी पर्शियन आर्मी का चीफ होता है, और ये बात सोहराब को पता नहीं होती है। नॉट नोविंग ही चैलेंजेस रुस्तम फॉर ए सिंगल कॉम्बैट। तो जब उसको ये बात पता तो होती नहीं है, तो वो उसको सिंगल कॉम्बैट के लिए ललकारता है रुस्तम को कि आर्मीज़ की लड़ाई बाद में कर लेना, पहले अपने दोनों दो हाथ करते हैं, जो जीतेगा उसी को जीता हुआ मान लिया जाएगा। पहले इस तरह की एक रिवाज हुआ करती थी कि भाई सिंगल कॉम्बैट कर लो, पूरा लड़ाई मत लड़ो। तो फिर सोहराब रुस्तम को ललकारता है। बोथ ऑफ देम रियलाइज देयर रिलेशन व्हेन सोहराब इज मोर्टली वुंडेड बाय द स्पीयर ऑफ हिज फादर रुस्तम आएगा यहाँ। तो वो दोनों रियलाइज़ करते हैं अपने रिलेशनशिप को। उनको कब एहसास होता है कि वो बाप बेटे हैं? जब सोहराब को वुंडेड कर दिया जाता है। किस तरह से? मोर्टली। वुंडेड कर देने का मतलब घायल कर दिया जाता है, और मोर्टली का मतलब इतना घायल कि आदमी मर ही जाए। तो मोर्टली वुंडेड हो जाता है सोहराब, किसके द्वारा? स्पीयर द्वारा, एक भाले द्वारा। और स्पीयर होता है वो रुस्तम का। यानी रुस्तम जैसे ही भाला मारता है, भाला जैसे ही सोहराब को लगता है ना, तो सोहराब शायद अपने बाप का नाम बोलता है। इस तरह से कुछ है कि उसके मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकलता है कि रुस्तम को पता लग जाता है ये तो मेरा बेटा है। इन द लास्ट लाइन सोहराब इज शोन लाइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ से हमारी पोइम शुरू होती है, जहाँ पर सोहराब ग्राउंड पे लेटा हुआ है और रुस्तम उसके पास बैठा है। ही इज़ कम्पेयर टू ए वाइट लिली। तो यहाँ पे उसकी तुलना की गई है वाइट लिली से। एक लिली का पौधा होता है जो बिल्कुल वाइट होता है, तो सोहराब का भी जो शरीर होता है एकदम वाइट होता है, गोरा होता है वो। हिज फादर रुस्तम इज सिटिंग बिसाइड इज वुंडेड सन। उसका बाप रुस्तम जो है अपने घायल बेटे के पास बैठा हुआ होता है। ही इज़ कम्पेयर टू द रूइंस ऑफ द पैलेस ऑफ पर्सिपोलिस। रुस्तम की तुलना किससे की गई है? पर्सिपोलिस का एक पैलेस है जो अब खंडर बन गया है। उसके बड़े बड़े स्तंभ थे, वो स्तंभ अब खड़े नहीं हैं, लेटे हुए हैं, गिर गए हैं ना, इसलिए वो लेटे हुए हैं। तो जिस तरह से वो बड़ी विशाल इमारत जैसी तरह से गिर चुकी है और खंडर बन गई है, वही हाल अब रुस्तम का था जब उसको ये पता लगता है कि मेरे हाथों मेरे बेटे का कत्ल हो गया है। तो वो बेचारा निढाल पड़ा हुआ है ज़मीन पे अपने बेटे के, घायल बेटे के पास। तो ये एपिक सिमिली यूज़ की गई यहाँ पे। एपिक सिमिली वो होती है जिसमें तुलना करने के लिए एक दो वर्ड नहीं, 4-5 लाइनों का सहारा लिया जाता है। जब अपने पॉइंट पढ़ेंगे तो देखेंगे ना किस तरह से रुस्तम की तुलना खंडरों के साथ की गई है। तो 4-5 लाइनों में चलती है सिमिली, जिसको एपिक सिमिली कहते हैं। व्हेन नाइट कम्स बोथ द आर्मीज रिटर्न टू द टेंट्स। जब रात होती है तो दोनों आर्मीज़ अपने टेंट में चली जाती है, लेकिन सोहराब और रुस्तम वहीं पड़े रहते हैं। मिस्ट स्लोली राइजेस फ्रॉम द रिवर ऑक्सस। साथ में एक रिवर बह रही होती है ऑक्सस। तो उस रिवर से धुंध उठनी शुरू हो जाती है, मिस्ट यानी ओस उठनी शुरू हो जाती है। इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर ऑक्सस। तो वो तो बेचारे, अब सोहराब तो मर जाता है, रुस्तम उसके पास बैठा रहता है, रात हो जाती है, आर्मीज चली जाती हैं अपने टेंट के अंदर बत्तियाँ जल जाती हैं, साथ में रिवर बह रही होती है। तो उसके बाद में वो रिवर का वर्णन करता है कि किस तरह से जो ऑक्सस रिवर है वो बहती रहती है। इट कीप्स फ्लोइंग टू द डेजर्ट ऑफ कोरास्मा। तो पास में जो डेजर्ट है जहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है वो डेजर्ट है कोरास्मा का, और उसमें वो नदी ऑक्सस जो है उसको क्या फ़र्क पड़ना था कौन मरे कौन जिए, वो तो अपने मस्ती में बहती जा रही है। इन डेजर्ट इट्स स्पीड आएगा यहाँ, इट्स स्पीड डिक्रीज इट डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स। डेजर्ट में इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, और यह कई स्मॉल स्ट्रीम्स में बंट जाती है। क्योंकि जैसे रेगिस्तान आता है, पहाड़ों से निकलती है नदियाँ, रेगिस्तान में धीरे धीरे बहती हैं और बहने के बाद इतनी धीमी हो जाती है कि ये कई धाराओं में बंट जाती है। एट लास्ट इट मीट्स एरल सी। और लास्ट में कौन सी सी में जाके मिलती है? एरल सी में। इट सीम्स दैट द स्टार शाइनिंग इन द स्काई हैव रिजन फ्रॉम द सी। अब एरल सी का जो दृश्य है वो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि तारे जो ऊपर उठ रहे हैं ना, वो समुद्र में से निकल रहे हैं और समुद्र में से नहा के निकल रहे हैं। द पोएम इज ए मास्टरपीस। ये लाइन हर एक पोएम के लिए यूज़ कर सकते हो। द पोइट है स्किलफुली यूज, ये भी हर पोएम में आप यूज़ कर सकते हो। तो पोइट ने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, एलिट्रेशन का, मेटाफर का, आयरनी का और इमेजरी का। ओके।